नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इंडिगो की समस्या पूरे देश में एक चुनौती की तरह हमारे सामने खड़ी हुई है और इंडिगो पूरे तंत्र ने किस तरीके से भारत सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी, जिसकी गूंज संसद तक सुनाई पड़ रही है। और देश के लोगों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी अनियमितता की शिकायत को अपने आंखों से देखा और उसके कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्या इंडिगो की फ्लाइट्स क्यों ऐसे ही कैंसिल कर दी गई थी, या यूं ही सब कुछ घटित हुआ था जिसके कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर ढेर सारी बातें की जा सकती हैं, लेकिन कर्नल वीरेंद्र शाही सर इसमें भी एक ऐसा एक्सटर्नल लिंक और षड्यंत्र देख रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और अगर सरकार तक उनका ये पूरा दृष्टिकोण और एनालिसिस पहुंचे तो इस एंगल से भी पूरे प्रकरण को देखना चाहिए, ताकि इंडिगो जैसे संस्थान इस तरीके की समस्याएं पैदा न कर सकें। क्या है वो स्थिति और क्या उस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं कर्नल वीरेंद्र शाही सर? उन्हीं के जुबानी सुनिए। धन्यवाद दिवाकर जी। एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट उठाया आपने। और इसके पहले कि हम इंडियो की बाल की खाल निकालें और कहा क्या हुआ, लैंड था, सैबोटाज था, मिसमैनेजमेंट था, या फिर यूं ही हो गया, इस सब को सोचने से पहले मेरे दिमाग में कुछ डेट्स आती हैं जो मैं समझता हूं देशवासियों के साथ साझा करना आवश्यक है। 2020 में जी। ट्रंप आए, दिल्ली में राइट्स हो गए। बिल्कुल। राइट्स क्या, वन साइडेड अटैक हुआ, एक कम्युनिटी द्वारा दूसरी कम्युनिटी में 55 या 53 लोग मारे गए या मार दिए गए। एक डिस्टर्ब्ड हिंदुस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमने उस समय पेश की जब ट्रंप यहाँ थे। उसके बाद अप्रैल 25 में उपराष्ट्रपति अमेरिका के यहाँ थे तो पहलगाम हो गया, और फिर 20-25 लोगों को धर्म पूछ कर मार दिया गया, जबकि भारत की धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म का हम पूरे संसार में दावा करते हैं। जी। इसी प्रकार अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण था विजिट पुतिन का, इस पर हम अलग से चर्चा कर चुके हैं और भी चर्चा करेंगे। और पहले से हम प्लान कर रहे क्या क्या वो लाएंगे, क्या क्या समझौते होंगे, ब्रिक्स पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अमेरिकन सैंक्शंस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, टैरिफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे ट्रेड पर और एनर्जी क्राइसिस पर, ऑयल परचेज पर प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इतने महत्वपूर्ण विषय पर अचानक इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं। जी। यहाँ मैं साफ करना चाहूंगा कि फ्लाइट कैंसिल हो जाना एक बात है, इतनी बड़ी संख्या में कैंसिल हो जाना एक और बात है। इन कैंसिलेशंस की सूचना यात्रियों को नहीं दी जाती, जी। जो कि बहुत आसान काम है आज के सिस्टम्स में। सिर्फ रिकॉर्ड करके और वो फीड करना होता है। सिस्टम खुद बता देता है पैसेंजर को कि आपकी सो फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई है, लेट हो गई है, समय के बाद जाएगी, नहीं जाएगी, और कैंसिलेशंस के लिए कहाँ कांटेक्ट करिए, रिफंड के लिए, वो सब प्रिंटेड है, वो सब रिकॉर्डेड है। किसी यात्री को सूचना नहीं दी जाती। परिणाम स्वरूप हजारों यात्री सामान के साथ एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, एयरक्राफ्ट खड़े हैं और जो बोर्डिंग एरिया है वहां पर खड़े हैं, जिसकी वजह से वहां दूसरी फ्लाइट्स को भी एक तरह का जैम मिल रहा है, वो जगह खाली नहीं है। लगेज का चेक इन हो जाता है,
लगेज लेकर एक तरफ रख दिया जाता है। जो लगेज आज तक ढूंढा जा रहा है, सब यात्रियों को वापस नहीं मिला है। और ऐसे समय में कहा जाता है कि फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, स्टाफ शॉर्टेज है। क्या ये स्टाफ शॉर्टेज उसी दिन बनी या बनाई गई, या उसका कोई और इलाज नहीं था? संसार की सब फ्लाइट्स 10% एक्स्ट्रा पायलट्स रखती हैं। किसी भी पायलट की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम हो जाए, कोई और वजह हो जाए, स्टक हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ना पहुंच सके, तो उसको केटर करने के लिए रिजर्व स्टाफ रहता है। ये रिजर्व स्टाफ एयरफील्ड पर आता है, मौजूद रहता है, और उसको पता होता है कि क्राइसिस होने के हालत में उसने किस फ्लाइट को टेक ओवर कर लेना है। क्या ऐसा कोई प्रबंध नहीं था? और जब ये यात्री शोर मचा रहे हैं अपनी टिकट का, या रिफंड मांग रहे हैं, या अपना सामान वापस मांग रहे हैं, जी या अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि किस आवश्यकता में उन्हें जाना जरूरी था, उस समय उनकी कोई सहायता नहीं की जाती। यहाँ तक इंडिगो स्टाफ रूडली पेश आता है, सवालों के जवाब या नहीं देता, या सही तौर पर जिम्मेवारी से नहीं देता, या रूडली देता है, जिसकी वजह से कैओस और बढ़ा। और हमारी न्यूज एजेंसीज उस समय रशियन राष्ट्रपति को कवर नहीं कर रही थी। उनका विजिट को जो ड्यू ऑनर और प्रोपेगेंडा या एडवर्टाइजमेंट या हाइपर किया जाना चाहिए था, वो नहीं हो रहा था। वो जगह जगह के एयरपोर्ट्स पर, लखनऊ में क्या हो रहा है, बेंगलुरु में क्या हो रहा है, दिल्ली में क्या हो रहा है, पूरा फोकस इस कैओस को दर्शाने में था कि दुनिया को दिखाया जाए कि पुतिन यहाँ है और यहाँ उनकी चिंता नहीं है, यहाँ तो ये मेला चल रहा है। क्या ये सारी चीजों को जोड़कर देखने से ऐसा नहीं लगता कि इनके पीछे कुछ ना कुछ तो मेल खाता है? कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सब चीजें एक दुर्घटनावश थी, एक कोइंसिडेंस था, या इनके पीछे हर बार कोई साजिश थी या प्लानिंग थी? जी कौन है ये लोग जो देश को नीचा दिखाना चाहते हैं? कौन है ये लोग? जब संसार की बड़ी हस्तियां देश में आए, तभी ये देश में कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से देश की छवि खराब हो। हम जानते हैं उन कुछ लोगों को जो बाहर के देशों में जाकर भी देश की छवि खराब करने का पूरा प्रयास करते हैं। उन्होंने क्या ही इन चीजों में कोई संबंध है? उन्होंने ही ये कहा भी था, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूं सीधे सीधे, कि इंडिगो के मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। जी मैं यही बताता हूँ कि ये प्रयास देश को नीचे दिखाने का, देश के बाहर, देश के अंदर, और वो भी ऐसे समय पर जबकि हमारे एक विशेष अतिथि देश में है, और ऐसे अतिथि देश में है जिनके ऊपर पूरे पूरे संसार के मीडिया का फोकस है। मोदी पुतिन मीटिंग कोई छोटी चीज नहीं थी, जी पूरे संसार का फोकस था। और उस फोकस वाले दिन क्या दिखाया जा रहा है? लोग अपने अपने अटैचियों को लेकर लड़ रहे हैं। हर एयरफील्ड, मेजर एयरफील्ड पर हिंदुस्तान में कैओस मचा हुआ है। रशियन प्राइम मिनिस्टर का कवरेज साइड पर छोड़ दिया, प्रेसिडेंट का। जी तो ये सब जो बातें हैं, ये सोचने पे कुछ मजबूर करती हैं। अब मैं आता हूँ, ये जो क्राइसिस हुआ, थोड़ा उसको देखने में वो भी कितना स्वाभाविक लगता है। जी इंडिगो का लगभग 63% शेयर है हमारी एयर इंडस्ट्री में, जो कि एक बहुत बड़ा शेयर है। और इंडिगो का फेलियर मतलब एक बहुत बड़ा फेलियर है।
18 महीने पहले और जो कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे उनसे सबक सीखते हुए ये डायरेक्शंस गवर्नमेंट ने दिए कि जो उनको रेस्ट मिलता है वो 48 आवर्स का रेस्ट दिया जाए एक फ्लाइट को लंबी फ्लाइट करने के बाद दूसरी फ्लाइट के लिए। नाइट टाइम में ये 6 बार लैंड करने की इनको आज्ञा थी, वो घटाकर नाइट लैंड। थोड़ा मेरा हल्का अनुभव है फ्लाइंग का, हालांकि नाइट फ्लाइंग का बिल्कुल नहीं है। तो नाइट फ्लाइंग बहुत स्ट्रेनुअस काम होता है, जी तो अभी सिर्फ उसको घटाकर 2 नाइट लैंडिंग्स की आज्ञा रही। ऐसा सब करने के लिए एयरलाइंस को, और सारी एयरलाइंस को जो बाकी वाली भी हैं, विस्तारा है, आकाश है, इन सबको भी, इंडियन एयरलाइंस, सबको स्टाफ में बढ़ोतरी करनी पड़ी। हम्म इसके लिए 18 महीने का समय दिया गया, इन सब ने कर ली, इंडिगो ने नहीं की। इसके साथ ही मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि जब ये क्राइसिस शुरू हुई, मैं कुछ को पर्सनली जानता हूँ और ऐसा प्रचलित तौर पर पता चला है कि बहुत से वफादार देश प्रेमी पायलट्स ने कहा हम्म कि हम फ्रेश हैं, हम फ्लाइट्स ले जाने के लिए तैयार हैं, हम्म हम फॉरेन एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं इस क्राइसिस को समझाने के लिए, हम्म संभालने के लिए। उनको आज्ञा नहीं दी गई, हम्म फ्लाइट्स कैंसिल ही रखे गए। हम्म क्या ये षड्यंत्र नहीं था? मैं इसका एक और रूप दिखाना चाहता हूँ। हम्म और सिंदूर के टाइम आपने सुना होगा, एक टर्किश कंपनी थी, जी जी टेलीबी करके। जी 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 उनके हाथ में हमारे भारतीय मेजर एयरपोर्ट्स, हम्म दिल्ली इंक्लूडेड, बॉम्बे, बेंगलुरु, इनकी, कलकत्ता का डमडम, इन सब एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी उनके पास थी। हम्म लगेज की लोडिंग अनलोडिंग की सिक्योरिटी उनके पास थी। हम्म यहाँ तक कि चेकिंग की सिक्योरिटी उनके पास थी। हम्म क्या इस पूरे संसार में हमें टर्की ही ऐसा देश मिला था जिनको हमने एम्प्लॉय किया था, वो भी सिक्योरिटी के लिए? जी 140 करोड़ देशवासी, 14-15 लाख फौजी, लगभग 15 लाख पैरा सिक्योरिटी फोर्सेस, हमें सिक्योरिटी ऑफिस स्टाफ की टर्की से उधार लेने की क्या आवश्यकता थी? हम्म टर्किश कंपनी को सिक्योरिटी का ठेका देने की क्या आवश्यकता थी? हम्म उनको तो हमने आनंद फानन में, जब उन्होंने ऑप सिंदूर में पाकिस्तान की सहायता की, उनको तो हटा दिया। दिवाकर जी, आप और देश शायद आश्चर्यचकित होगा, इंडिगो का टर्किश एयरलाइन से समन्वय आज तक जारी है। ये भी एक बात सोचने वाली है कि जब ये क्राइसिस देश में हो रहा है और हम पुतिन और उन सबको दरकिनार करके पूरा फोकस कर रहे हैं इस क्राइसिस पर, उस समय इंडिगो की इंटरनेशनल फ्लाइट्स बड़े आराम से चल रही थी, हम्म क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए उन्होंने पायलट्स टर्की से ले लिए थे। हम्म उनका एमओयू है आपस में। यहाँ तक कि यहाँ से वो कौन सी इस्तांबुल या कहीं पर जी 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 अमेरिकन पैसेंजर्स को ले जाते थे, वहां से टर्किश एयरलाइंस उनको अमेरिका ले जाता था। जी तो ये कार्रवाई हम दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, बेंगलोर में नहीं कर सकते थे। हम्म यहाँ अपने पायलट्स को हम कह रहे हैं आपके आने की आवश्यकता नहीं है, फ्लाइट्स कैंसिल रहेंगी, हम्म और वहां हम इंटरनेशनल पैसेंजर्स को, टर्किश एयरलाइंस को दे रहे हैं कि आप प्रॉफिट बढ़ाइए, ले जाइए पैसेंजर्स अमेरिकन। हम्म इस सब को सोचते हुए देखना पड़ता है कि क्या इंडिगो ने ये सब
किसी इन्फ्लुएंस में आकर किया, हम्म, क्योंकि ये मोटे तौर पर मिसमैनेजमेंट तो नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। हम्म, अब हमारे नीतिकार हैं, सिक्योरिटी के लोग भी हैं, और एविएशन का बड़ा लंबा चौड़ा डिपार्टमेंट है। कहते हैं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग बढ़ोतरी अपने डिपार्टमेंट में नहीं पाए जाते हैं, उनको एविएशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। हम्म, जो यहाँ कामयाब नहीं हुए, जाकर वहां तबाही करो जाकर। जी इस तरह का तो वहाँ स्टाफ है। पर इन सब चीजों को जब हम सोचते हैं तो मुझे एक बात और माइंड में आती है। जी ये जो टोटल शॉर्टेज तो इनकी 65 पायलट्स की है। जी इतनी बड़ी एयरलाइंस 63% शेयर रखने वाली इंडियन फ्लाइंग इंडस्ट्री में, क्या 65 पायलट्स की कमी के कारण नकारा हो गई? ये भी बात एक सोचने की बात है। इसके साथ ही एक पीटर एल्बर्ट हैं इनके सीईओ, जी 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 फॉरेनर हैं, और पुराना रिकॉर्ड भी बहुत बढ़िया नहीं है। हम्म, 140 करोड़ के लोग अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियों को सीईओ दे सकते हैं। सही बात है। अपनी एयरलाइंस को देने के लिए हमारे 140 करोड़ लोगों में कोई सीईओ नहीं मिला। हम्म, क्यों हमने इतनी बड़ी एयरलाइन एक फॉरेनर के हाथ में दी हुई है? मिस्टर पीटर, मैं पर्सनली उनके बारे में ज्यादा जानता नहीं, कहूंगा नहीं, पर मुझे लगता है कि व्हाई नॉट एन इंडियन? राइट। तो क्या ये क्राइसिस एक जनरेटेड क्राइसिस था, एक हम्म, इंटरनेशनल इमेज खराब करने के लिए, और प्यूटन के विजिट को ठंडे बस्ते में डालने के लिए, उसकी अहमियत कम करने के लिए, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी न्यूज कवरेज को एक शेडो में रखने के लिए, क्या ये जानबूझकर नहीं किया गया था? जैसा मैंने 4 मिसालें दी, ट्रंप के साथ 2020 में हुआ, जेडी वेंस के साथ 2025 में हुआ, क्या ये उसी सीरीज का एक अगला कदम नहीं था? अब आप एक फुल इंडिगो जैसी 63% वाली फ्लाइट को बंद तो नहीं कर सकते, पर मैं समझता हूँ एक अच्छी तगड़ी इंक्वायरी करके जो इंडिविजुअल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको देश के साथ धोखा करने के लिए, देश के नागरिकों को असुविधा देने के लिए, संसार में देश की इमेज को गिराने के लिए जी एक देश द्रोह का चार्जेस बनने चाहिए, मुकदमा लगना चाहिए, और ऐसी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि देश के विरुद्ध कोई इस तरह का षड्यंत्र करने का दुस्साहस दोबारा न कर सके। बहुत ही महत्वपूर्ण बात सर आपने कही है और सरकार ने भी कुछ सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं और ऐसा लगता है कि इसकी इंक्वायरी में भी और बातें सामने आएंगी। कर्नल सर एक बड़ी बात है क्योंकि तुर्की प्रकारांतर से पाकिस्तान की ही भूमिका में रहता है जब भी हमको अस्थिर दिखाना होता है पूरी दुनिया के सामने। चूंकि हम 21वीं शताब्दी में वो भी वर्तमान एक दशक में जिस स्थिति में अपने आप को आगे कर पाए हैं उससे ऐसा लगता है कि भारत जो है वो ग्रोथ इंजन ही नहीं है। भारत जो मॉडर्न जिसको आप कहते हैं ना तकनीक और साथ ही साथ कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा हब है या सेंटर पॉइंट है और ऐसे में पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत की छवि को इतना अस्थिर करना, इतना डोलड्रम में डाल डाल देने का एक बहुत तगड़ा प्रयास किया गया। हालांकि व्लादिमीर पुतिन के साथ जो हमारे संबंध हैं उसमें हम खुफिया आदान प्रदान भी कर रहे हैं जिस पर आपसे बाकायदा एक वीडियो में चर्चा हुई थी। निश्चित रूप से व्लादिमीर पुतिन को भी ये सब कुछ पता चल रहा है कि कैसे उनके साथ भारत को ही जो कि दोनों एक मित्र हैं अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। कर्नल सर आखिरी सवाल ये है, क्या तुर्की के साथ कुछ और लोगों मतलब देश के उस समूह या इससे इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कनेक्शन हो सकता है
और एक साथ इस षड्यंत्र को अंजाम दिया गया हो? ये बिल्कुल मिलजुल कर किया जाने वाला काम है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर फर्क नहीं पड़ा हम्म। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स तुर्की के सहायता से बादस्तूर चलती रही। जी जी जी। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड क्राइसिस था जो कि देश के अंदर ही क्रिएट किया गया। क्या आपको नहीं लगता ये सर? इंटरनेशनल छवि को खराब किया। हम्म। इन्होंने ये ऐसे टाइम बाउंड हम्म। टाइमिंग सेलेक्ट किया, जी 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 जबकि व्लादिमीर पुतिन यहाँ थे। जी। ब्लैद इन्होंने पूरा मीडिया डाइवर्ट कर दिया, जी जी जी। उसका फोकस पुतिन से हटाकर और उन आवश्यक निर्णयों पर और समझौतों से हटाकर फ्लाइट्स की भीड़ में लाकर खो दिया। जी 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 जी। हमारे ये एक बड़ा षड्यंत्र था पुतिन के खिलाफ, हमारे अतिथि के खिलाफ, हमारे अपने देश और देश की छवि के खिलाफ। सीधी सी बात है सर, हम उसको टैकल नहीं कर पाए। सरकार की भी इसमें हिला हवाली या कमजोरी नजर आती है, और जो अथॉरिटी इससे जुड़ी हुई है, जैसा कि आप बता ही चुके हैं, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसमें बहुत तेजी से इंक्वायरी करने की जरूरत है और एक ऐसे सख्त कदम उठाने की जरूरत है कि इंडिगो ने जो। जी जी। दिवाकर जी, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे लोग वो पाकिस्तान के अंदर जाकर काबिल लोग, देश के भगत, देश के प्रिय लोग, नवाल साहब जैसे 7 साल उनके देश में रह सकते हैं। कितने लोग हैं वहां से क्या क्या सूचना निकाल सकते हैं। राइट ये राइट। अपने देश की एक एयरलाइंस में क्या पक रहा था, क्यों इनको पता नहीं लगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या षड्यंत्र चल रहा था? भी ये अचानक एक साथ इतनी फ्लाइट्स कैंसिल नहीं हुई। जी, किसी देश ये में सब जैसे जो ये आप सब कहना चाह रहे हैं, मैं स्पष्ट कर दूं सर, थोड़ा आप इसको पहले स्पष्ट करें जिससे दर्शक समझ सकें। पाकिस्तान में अननोन गनमैन भारत विरोधियों को खत्म करते हैं। पाकिस्तान भी कहता है कि भारत हमारे खिलाफ सरगर्म है। तो हम ये क्यों नहीं मानते कि पाकिस्तान परस्त लोग भारत के भी हर संस्था में सक्रिय हैं? तुर्की का नाम आ ही रहा है तो पाकिस्तानी क्यों नहीं? और इसलिए जो ये क्योस किया गया इंडिगो में, और पूरे देश के जो एक उड़ान व्यवस्था है वो प्रभावित होती हुई दिखी, भारत इस पे बहुत अदना सा दिखा। इसमें पाकिस्तान का दिमाग क्यों नहीं हो सकता? शायद आप यही कहना चाह रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि थर्ड स्टेट भी एक्टिव होगा। जी जी, मैं समझ रहा हूं, आप अमेरिका या और नाटो के वो लोग जो कि पुतिन का इमेज बढ़ता नहीं देखना चाहते बिल्कुल भी शामिल होंगे। पर बिल्कुल हमारी एजेंसीज कहाँ थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर इंडियन ये एयरलाइंस में, इंडिगो एयरलाइंस में ये सब पक रहा था, तो हमारी एजेंसीज को पहले इसका आभास क्यों नहीं मिला? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। और ऐसे में सर, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस देश में चर्चा होनी चाहिए संसद में इस पूरे प्रकरण पर, तो बिल्कुल सही बात है। हालांकि राहुल गांधी क्या बोलते हैं क्या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो भी एनार्किज्म दिखा है, इसकी चर्चा तो सर होनी चाहिए और सख्त एक्शंस होने चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल वीरेंद्र शाही सर ने जितने सवाल उठाए हैं कि इसमें किस तरीके से विदेशी षड्यंत्र है जो भारत की भूमिका को और भारत के असर को बहुत अदना बनाने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है, उस पर सरकार इंक्वायरी करे, सख्त कार्रवाई करे। हालांकि आपको बताते चले कि जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो सरकार ने सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। उसकी क्या रूपरेखा होगी और उन फैसलों का क्या दूरगामी असर होगा, हम कर्नल वीरेंद्र शाही सर के साथ एक अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि एक अंतरराष्ट्रीय साजिश का ये हिस्सा है इंडिगो प्रकरण, जिसमें पुतिन के भारत आने के पहले से लेकर और यहाँ के जाने तक इंडिगो एयरलाइंस ने पूरे देश में ऐसी अव्यवस्था दर्शाई है जिसके कारण भारत पूरी दुनिया में बहुत ही अदना सा दिखा, एक छोटा सा देश दिखा जो इस तरीके से क्योस और क्राइसिस को कंट्रोल करने में असमर्थ है। शायद यही संदेश पूरी दुनिया में गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देश की खातिर जितने मुद्दे कर्नल सर ने उठाए हैं इसको शेयर कीजिए। और ऐसे मुद्दे उठाने पर अगर हार्ट टॉक भारत आपको अच्छा लगता हो हमारा ये चैनल,
तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मुद्दे उठाते हैं और आगे उठाते रहेंगे। अगला वीडियो हम इंडिगो पर फिर बनाएंगे और आगे के सारे मुद्दों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।